मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी और उपन्यास का अंतर बताने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण अंतर है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपकी समस्याएं हों और सुझाव हों, उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब मैं कहानियाँ भी पढ़ी होंगी और उपन्यास भी पढ़ी होंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक उपन्यास है प्रेमचंद का गोदान। पूरा उपन्यास है, देखिए आप देख रहे हैं कितना मोटा उपन्यास है। पूरी एक कहानी, एक व्यक्ति के पूरे जीवन की कहानी है इसमें, ये उपन्यास है। और ये प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां हैं, है ना। एक एक कहानी कोई 2 पेज की है, कोई 3 पेज की है, कोई 5 पेज की है, इस तरीके की। मतलब इस पूरी किताब में प्रेमचंद की लगभग 51 कहानियाँ संग्रहित है ना। प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियाँ, तो कहानियाँ वो कोई तो 3 पेज में है, कोई 4 पेज में, कोई 5 पेज में। पढ़ी है आपने कहानियाँ? जैसे आपने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी होगी, बड़े घर की बेटी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा पढ़ी होगी, ठीक है। नॉवल भी पढ़ा होगा, निर्मला नॉवल जैसा आप लोगों के कोर्स में है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? आकार का अंतर तो आपने देख लिया कि ये तो इतना बड़ा होता है और ये 2, 4, 6 पेज की होती है कहानियाँ, है ना। कहानी और उपन्यास दोनों एक ही प्रजाति की 2 अलग अलग साहित्यिक विधाएं हैं, लेकिन स्वरूप एवं प्रकृति की दृष्टि से दोनों में जितनी समानताएं देखने को मिलती हैं, उससे अधिक असमानताएं हैं। समानता तो यह है कि दोनों ही गद्य के प्रकार हैं, गद्य में ही लिखी जाती हैं। और इतना ही नहीं, दोनों ही कथात्मक विधाएं हैं, दोनों में ही कहानियाँ होती हैं। और दोनों के जो तत्व होते हैं वो भी समान हैं। जैसे कहानी के भी तत्व 6 माने गए हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, पात्रों चरित्र चित्रण, वातावरण, संवादन, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य। और ये 6 तत्व आपके उपन्यास के भी माने जाते हैं। साथ ही दोनों विधाएं जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई हैं, जिसमें लेखक अपने अनुभवों, संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। इन सभी समानताओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही अंतर स्वीकार किया है, जो अभी आपको भी मैंने दिखाया कि ये तो पूरी एक पुस्तक और कहानी 5-4 पृष्ठों में ही सिलट जाती है। बाबू गुलाब राय ने ऐसे विद्वानों पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसा चौपाया होने की समानता, चौपाया मतलब 4 पैर है, चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल कह दिया जाए या बैल को बड़ा मेंढक कह दिया जाए। मेंढक की भी 4 टांगे होती हैं और बैल की भी 4 टांगे होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंढक बैल हो जाएगा और बैल मेंढक हो जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आइए इसके अंतर को समझते हैं, लेकिन अंतर को समझने से पहले हम ये जान लें कि उपन्यास क्या है और कहानी क्या है। यदि हम दोनों के अर्थ को समझ लेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों के अंतर को भी आपके सामने स्पष्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उपन्यास क्या है। उपन्यास शब्द उपसर्ग उप है इसमें, और न्यास पद है। उप और न्यास दोनों मिलकर बना उपन्यास। उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है रखी हुई वस्तु, थाती या विरासत। मतलब ये हुआ कि जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि ये उसी के पास की चीज़ है, उसी की जीवन की कथा है, उसके जीवन का प्रतिबिंब है, उसी की भाषा में कही गई है, वो जो कथा है वो उपन्यास कहलाती है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। एक उपन्यास मानव के संपूर्ण जीवन का चित्र है, जिससे मानव चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है एवं उसके विचारों को विस्तृत किया जाता है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। ये तो हो गया साहब उपन्यास। अब देखते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी शब्द अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के बहुत करीब है। हिंदी में कहानी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कहना। संस्कृत की कत धातु से कथा बना, जो अपभ्रंश में जाके कहा, और भोजपुरी अवधि में कहनी, और उसी कहनी शब्द से ही खड़ी बोली में कहानी शब्द बना। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है,
जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव पाठक के ऊपर पड़ता है। ये हमने दोनों के परिभाषाएं देख ली, तो आपको समझ में आ गया, एक संपूर्ण जीवन का चित्र है और एक जीवन के किसी एक अंग का चित्र है। क्लियर? अब देखते हैं दोनों का अंतर। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास और कहानी के अंतर को समझाने के लिए बहुत अच्छी एक तुलना हमारे सामने दी है। उन्होंने कहा है कि उपन्यास एक रमणीय उद्यान है। उद्यान मतलब पूरा गार्डन, पूरा बगीचा है, जिसमें भांति भांति के पेड़ पौधे, बेल बूटे और फूल लगे हुए हैं। और कहानी एक छोटा सा गमला है जिसमें सुगंधित फूलों का केवल एक पौधा लगा हुआ है। ये कहानी है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। कहानी उपन्यास का जो पहला अंतर है वो हम देखते हैं। कहानी आकार में छोटी होती है, एक बैठक में पढ़ी जा सकती है, लेकिन उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ये अभी हम देख चुके हैं, इस चीज़ को अभी हमने देखा ही है। दूसरा जो अंतर हम इन दोनों में देख रहे हैं वही देख रहे हैं, कहानी की कथा संक्षिप्त एवं वैविध्यपूर्ण होती है, लेकिन उपन्यास की कथा काफ़ी लंबी और वैविध्यपूर्ण होती है, मतलब विविधताओं से पूर्ण होती है। कहानी में विविधताएं नहीं होती, उपन्यास में बहुत सारी उसकी कथा में विविधताएं होती हैं। तीसरा जो हम अंतर देख रहे हैं वो देख रहे हैं, कहानी में कथानक हो भी सकता है और कथानक नहीं भी हो सकता है। जैसे नई कहानियों में हमने देखा है कथा सूत्र बहुत क्षीण होता है, केवल कोई परिस्थिति सामने रख दी जाती है, लेकिन उपन्यास की में कथानक का होना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। कहानीकार को कहानी रचते समय अपनी दृष्टि किसी एक घटना या वस्तु पर केंद्रित करनी पड़ती है, लेकिन उपन्यास में स्थानीय वातावरण का सृजन, पात्रों के चरित्र चित्रण और उनका चारित्रिक विकास के साथ ही उनका जो सारा कुछ संघर्ष होता है उसको उपस्थित करना होता है। कहानी और उपन्यास का जो पांचवा अंतर है वह है, कहानी की कथा किसी क्षण या स्थान से जुड़ी होती है, लेकिन उपन्यास की कथा दिनों में फैली हुई थी, कभी कभी तो ये वर्षों में और कई कई युगों तक बढ़ जाता है इनका ये जो समय होता है। कहानी में एक से अधिक कथाएं नहीं होती हैं और ना ही कोई प्रसंग होते हैं। यदि किसी कहानी में एक से अधिक प्रसंग होते भी हैं तो वो किसी मुख्य प्रसंग का ही, जो उसका मुख्य प्रसंग है उसी का ही एक अभिन्न अंग दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उपन्यास में ये देखा जाता है कि जब कथा का विकास होता है तो उसमें एक से अधिक कथाएं और अनेक प्रसंग हमको देखने को मिलते हैं। कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है, प्रारंभ होती है, विकास चरम पे पहुंचती है और अवरोह होकर फटाफट अंत हो जाता है। जबकि उपन्यास की गति मंथर धीरे धीरे धीमी धीमी चलती हुई होती है। कहानी में जीवन की संपूर्णता संभव नहीं है, उसमें जीवन के किसी एक अंश का केवल उद्घाटन मात्र होता है, पर उपन्यास में मानव जीवन की संपूर्णता को समेटने की क्षमता विद्यमान होती है। कहानी के पात्र भी सीमित होते हैं, छोटी होती है कहानी तो उसके पात्र भी सीमित होते हैं, 2, 4, 6, कभी कभी तो एक ही दिखाई देता है। और कहानी में चरित्र का उद्घाटन किया तो जाता है, लेकिन उपन्यास के समान उसमें चरित्र का विकास संभव नहीं होता है। कहानी में इतिवृत्तात्मकता, बड़ा चढ़ाकर बात कह रहा है ना, और अतिशय कल्पना के लिए बहुत स्थान नहीं होता है। पर वही उपन्यास पर नजर डालें तो वहां इतिवृत्तात्मकता और कल्पना, इसका व्यापक प्रसार संभव है। उपन्यास विवरण विश्लेषण को महत्व देता है, इसलिए उपन्यास में उपन्यासकार के विचार, उसके जीवन दर्शन, उसकी परिस्थितियां, वातावरण आदि का वर्णन हो सकता है, परंतु कहानी में संक्षिप्त का संज्ञानात्मक महत्व रहता है। कहानी में मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद के लिए अवकाश कम रहता है, किंतु उपन्यासकार के पास उसे विस्तार देने के लिए बड़ी स्वतंत्रता होती है। संवादों की दृष्टि से भी दोनों में बहुत अंतर है। उपन्यास में लंबे और दार्शनिक व्याख्यान हो सकते हैं, किंतु कहानी में छोटे और बिल्कुल संक्षिप्त संवाद होने चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो। कहानी का प्रभाव उपन्यास की अपेक्षा अधिक होता है, वह हमारी रागात्मक वृत्तियों जितना अधिक प्रभावित करने में समर्थ होती है ना, उतना उपन्यास नहीं होता। तो इस प्रकार हमने कहानी और उपन्यास इन दोनों का अंतर समझा। आप इन दोनों के अंतर को अच्छी तरीके से समझेंगे और मेरी एक राय मानेंगे। जब भी कोई अंतर वाला प्रश्न आए तो इस प्रश्न को करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। बोर्ड पर थोड़ा सा दिमाग लगना है, दृष्टि डालिए। इसको आपका करने का जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको हमेशा बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच देनी चाहिए, है ना, और एक तरफ आप लिख दो कहानी और दूसरी तरफ लिख दो उपन्यास,
और फिर ये टेबल बनाकर आप इस तरीके से अंतर बताओ, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, चौथा अंतर। इस तरीके से यदि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो आप कहना चाहते हो, जो तथ्य आप कहना चाहते हो, जो बिंदु आप कहना चाहते हो, जो सारणी के हिसाब से आप अच्छी तरीके से स्पष्ट कर पाओगे, उतना आप लिखकर स्पष्ट नहीं कर पाओगे। आप याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी, लिखने में भी बहुत आसानी रहेगी, और चेक करने वाले को भी बहुत आसानी रहेगी। और जब चेक करने वाले को आसानी रहेगी तो उसका मन खुश हो जाएगा, खुश होगा तो वो आपको अच्छे अंक देगा। थैंक यू।